लड़ाई एसआईआर की हो रही है, कांग्रेस बीजेपी की हो रही है। इसमें वकीलों का कोई मतलब है ही नहीं। काला कोट पहन के वकील जैसे आप पहुंच जाइए, जैसे जैसे ममता बनर्जी गई थी, तो जैसे होना और उसमें अंतर है कि हमें शर्म आनी चाहिए, हमें डूब के मर जाना चाहिए, इस तरह की भाषा बेहड़ जी बोल रहे थे। तो मैंने तो बेहड़ जी को जवाब दिया, तिलक राज बेहड़ से लेकर राजकुमार ठुकराल तक केवल गाली गलौज, केवल अपशब्द, केवल तू, केवल अपशब्दों का इस्तेमाल। इसके अलावा कांग्रेस का कोई कल्चर नहीं रहता। एक शेर था कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। मैं इसे यूं कहना चाहता हूं कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे कांग्रेस वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। इन्हीं को बना दें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन्हीं के घर में छपवा दें वोटर लिस्ट। आप बताओ क्या करें, इन्हीं घर में मशीन बन जाए। कहता हूं कि मेरे पिताजी हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से पढ़े हुए थे, राजनेता थे, वकील थे। मेरे घर में दो भतीजे मेरे वकील हैं। मेरे चाचा जी के बेटे राकेश शुक्ला वकील रहे हैं। मैं वकीलों का बहुत सम्मान करता हूं और वकीलों से मेरा कोई कन्फ्रंटेशन नहीं, कोई विवाद ही नहीं है। फिर भी यदि कांग्रेस के लोग से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और किसी वकील की अगर किसी भावना आहत हुई है मेरे शब्दों से, मैं उनसे बिल्कुल खेद प्रकट करता हूं। मेरा कतई आशय किसी वकील के विरुद्ध बोलने का नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं लड़ाई एसआईआर की हो रही है, कांग्रेस बीजेपी की हो रही है। इसमें वकीलों का कोई मतलब है ही नहीं। ये तो केवल एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश अपने कुछ लोगों के माध्यम से करने के प्रयास कांग्रेस कर रही है, बेहड़ जी कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं होंगे। मेरी बहुत से वकीलों से बात हुई है और सबने कहा कि हमने वो बयान देखा है और बयान में कहीं भी आपने वकीलों के प्रति कोई अपशब्द नहीं कहे हैं। मैंने कहा काला कोट पहन के वकील जैसे आप पहुंच जाइए, जैसे जैसे ममता बनर्जी गई थी। तो जैसे होना और उसमें अंतर है, और वो अंतर स्पष्ट है, और मैंने इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया थे। विषय तो एसआईआर था, और एसआईआर पर हमारे क्षेत्र के विधायक जो बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस के, और कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बहुत गैर तार्किक बातें कर रहे थे। उन सब का मैं ऑथेंटिक तरीके से जवाब दे रहा था। मैं पूरे तथ्य लाया था जो वो बार बार साबित करना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गलत आपत्तियां लगा रखी हैं। उन आपत्तियों को तथ्य के साथ, दोनों प्रदेशों की विधानसभाओं के वोटर लिस्टों के साथ, उनकी फोटोज़ के साथ, उनके नाम और नेम नंबर्स के साथ, और उनके आयु के मिलाप के साथ मैंने उसे पेश किया था। और फिर भी आप देखते होंगे कि किस तरीके से गलत तरीके से आरोप लगा करके कि हमें शर्म आनी चाहिए, हमें डूब के मर जाना चाहिए, इस तरह की भाषा बेहड़ जी बोल रहे थे। तो मैंने तो बेहड़ जी को जवाब दिया। इसी में किसी ने कहा, आप ही में से किसी ने कहा कि वो ये कह रहे हैं कि मैं कोर्ट चला जाऊंगा। तो मैंने कहा भाई कोर्ट सबके लिए खुली हुई है। मैंने उनको सलाह दी कि ममता बनर्जी जी को अपना वकील कर लें। वो ममता बनर्जी जी एसआईआर के मामले में गई थी सुप्रीम कोर्ट काला कोट वगैरह पहनकर। तो मैंने कहा वो भी इसी तरीके से काला कोट पहनकर चले जाएं, और जो झूठ की कालिक उनके मुंह पे लगी हुई है वो लेकर जाएं वहां। तो मेरी तो बात बेहड़ जी के संदर्भ में और कांग्रेस के संदर्भ में हो रही थी। वकीलों का तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे पता चला है कि कुछ लोग कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर के कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर ऐसी कोई बात थी तो बार एसोसिएशन की ओर से बात आनी चाहिए थी। बार एसोसिएशन तो नहीं आई आगे, तो कुछ चंद लोग क्यों आए? अब उसमें एक कांग्रेस से लड़े हैं चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष के, जिनकी पत्नी वो बहुत एक्टिव थे। मैं उनकी पूरा समझ सकता हूँ, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे। हो सकता है अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए कर रहे हो, लेकिन फिर कह रहा हूं कि हमारा कोई वकीलों का इशू ही नहीं है। मान लीजिए हमारा कोई वकीलों से कन्फ्रंटेशन हुआ होता, कोई झगड़ा हुआ होता, कोई विवाद हुआ होता, तो उसमें तो आप कह भी सकते थे, मैंने उनके लिए बोला। विषय आपके सामने था, एसआईआर का विषय था। बेहड़ जी ने हम पे आरोप लगाए थे, हम उनका जवाब दे रहे थे, और उस जवाब में जब ये सवाल आया कि साहब अगर वो कोर्ट चले गए तो क्या होगा, मैंने कहा कोर्ट ममता बनर्जी भी गई थी, खुद वकील बन के गई थी, जबकि वकालत करती नहीं है वो। तो मैंने कहा ममता बनर्जी को अपना वकील कर लें या खुद पहुंच जाए काला कोट पहनकर, लेकिन उनको वहां पर अपना मुंह काली इसलिए करानी पड़ेगी क्योंकि झूठी बात कर रहे हैं। वो राजेश शुक्ला को किसी राजेश से तुलना कर रहे हैं। वो हमारे अन्य कार्यकर्ताओं को पंजाब और बंगाल के अन्य नामों से, राजेश तिवारी हमारे बीएलए हैं, किसी और नाम से, किसी और उम्र के आदमी के नाम से मैच कर रहे हैं। यानी हमारी सच बातों को, हमारे तर्कों को वो कुतर्कों से काटना चाह रहे थे, और इसलिए हम तथ्यों के साथ उसमें आए थे और हमने अपनी बात रखी थी। जैसे एक वकील कोर्ट में अपना पक्ष रखता है, ऐसे ही प्रवक्ता से उम्मीद होती है कि वो पार्टी का पक्ष तर्क संगत तरीके से, विधि सम्मत तरीके से रखे, ताकि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। इस काम को पूरा करने का प्रयास करूंगा। भारत के लोकतंत्र पर उंगली उठाना, भारत के संविधान का मजाक उड़ाना, हर संवैधानिक संस्था के प्रति अनसंट बोलना,
ये कांग्रेस का कल्चर हो गया है। और आप देखते होंगे, चाहे वो राजेश शुक्ला के बारे में बोल रहे हो, चाहे वो जिलाध्यक्ष जी के बारे में बोल रहे हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के बारे में बोल रहे हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हो, राहुल गांधी से लेकर खड़गे जी से लेकर तिलक राज बेहर से लेकर राजकुमार ठुकराल तक केवल गाली गलौज, केवल अपशब्द, केवल तू, केवल अपशब्दों का इस्तेमाल। इसके अलावा कांग्रेस का कोई कल्चर नहीं रह गया है। इसीलिए कांग्रेस अधोगति की ओर जा रही है, इसीलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, एक शेर था कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। मैं से यूं कहना चाहता हूं कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे कांग्रेस वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। देखिए, पहली बात तो है कि तिलक राज बेहड़ जी को मैं कभी भी अपना विरोधी नहीं मानता। वो मेरे प्रतिद्वंदी हो सकते हैं और निजी जीवन में मेरे बड़े भाई हो सकते हैं। उनकी बड़ी विशेष कृपा और अनुकंपा मुझ पर रहती है। आज जो मेरा नाम प्रदेश तक गया है, वो जितना मुझ पर हमले करते हैं उनका मैं जवाब देता हूं। शायद ये भी कारण रहा होगा कि मैं अपने नेताओं की निगाह में आया हूँ, तो मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। मैं बेहड़ जी का बहुत आभारी हूँ। उनका विशेष आशीर्वाद स्नेह मुझ पर रहता है। और जो भी बाण उनके चलेंगे, उनके, राजकुमार जी के, अन्य कांग्रेसियों के, हरीश रावत जी के, गोदियाल जी के या अन्य किसी के, उन सब का एक शिष्टाचार के अंतर्गत, एक नीति के अंतर्गत, एक सिद्धांत के अंतर्गत, एक व्यवहारिक तर्कसंगत तरीके से मैं उसका जवाब दूंगा। मैं कभी भी वो लक्ष्मण रेखा नहीं लागूंगा जिससे कि आपको या समाज को या किसी को उंगली उठाने का अवसर मिले। पहले रिपोर्ट ये दर्ज हुई कि सरकारी कामकाज विध्वंस किया गया। अब जब उसकी जांच होगी तो आपकी फुटेज, वहां जो कैमरे लगे हैं उसकी फुटेज और वो सारे तथ्य इकट्ठे होंगे, उसमें फिर जिस पर हमला हुआ है वही बयान देगा। आप चिंता मत करिए, उसका बयान भी दर्ज होगा। धाराएं तरमीम होंगी। पेन ड्राइव पहुंची है पुलिस के पास। 4 घंटे लगाए। आनंद फानंद में भाजपा के दबाव में नहीं हुआ मुकदमा। अगर भाजपा के दबाव में होना होता तो 7 घंटे नहीं बैठना पड़ता। प्रशासन ने, चूंकि वह एक संवैधानिक बैठक थी, चुनाव आयोग की बैठक थी, और उस बैठक में सबको बुलाया गया था, और उस बैठक में जब किसने क्या किया वो सब रिकॉर्ड हुआ है। प्रशासन ने भी रिकॉर्ड कराया था, मीडिया ने भी रिकॉर्ड किया, और बहुत से जनप्रतिनिधि भी अपने साथ लेके जाते हैं कैमरामैन, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी थी। उन सारी रिकॉर्डिंग्स को चेक करने के बाद प्रशासन ने उसमें कार्रवाई शुरू की है। जिस पे हमला हुआ है मित्र, वो भी बोलेगा, और जो सबके नाम लिखवा रहा है कि मुझे उन्हें गाली दी, वो गाली दी, अगर राजेश शुक्ला की गाली निकलेगी तो राजेश शुक्ला ही मुलजिम बनेगा, और नहीं निकलेगी तो झूठा मुकदमा लिखाने का भी मुकदमा लिखाया जाएगा। आप क्यों चिंता करते हैं? अब तक पहले कहते थे ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। अब उससे कदम और आगे आ गए, अब कह रहे हैं मतदाता सूची खराब बन रही है। तो अब क्या करें? इन्हीं को बना दें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन्हीं के घर में छपवा दें वोटर लिस्ट। अब बताओ क्या करें? इन्हीं घर में मशीन बन जाए, वहीं वोट पड़े, डाल लें खुद।